ऑल राइट, सो क्वेश्चन ये था कि जब भी हम कोई सॉलिड मैट बनाते हैं और सॉलिड मैट बनाने के बाद जब हमको लगता है कि मे बी जब पूरा कंपोजिशन तैयार हो जाता है उसके बाद लगता है कि सॉलिड मैट्स जो लगे हैं वो उसमें से आपको कुछ बदलाव करने हैं, कलर चेंजेस करने हैं, या जो भी वो प्रॉपर्टीज़ आपको लगता है कि नहीं इसमें कुछ कुछ हल्का करना है, कुछ डार्क करना है, या फिर कोई दूसरा कलर थीम में जाना है। अगर इस तरीके के चेंजेस करने हैं तो सॉलिड मैट में कौन सी सेटिंग्स होती है वो चीज़ हम लोग देखेंगे। सो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक नया सॉलिड मैट लगा रहा हूँ। So I'm just clicking over in the solid, it will give me a solid mat. Now मैं इस वर्क के लिए सॉलिड मैट को थोड़ा सा, लेट्स जस्ट से हम इसको येलो कलर में रखते हैं। कॉम्पोजिशन को, साइज, एस्पेक्ट रेशियो सब कॉम्पोजिशन के साइज के अकॉर्डिंग भी सॉलिड मैट अपने आप को एडजस्ट करे। ओके करेंगे, मुझे एक सॉलिड मिल गया, राइट। आई विल जस्ट पुट इट राइट बीनीथ। ये केवल इसलिए कि मेरा जो कॉम्पोजिशन है वो दिखता रहे। नाउ द सिचुएशन इज कि मेरा जो सॉलिड मैट जो बना है वो थोड़ा सा ज़्यादा लाइट हो गया है और मेरे फोरग्राउंड के जो ऑब्जेक्ट है उनके साथ क्या हो रहा है, ब्लेंड हो रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि वाई डोंट आई गिव समथिंग डिफरेंट कलर। तो आपको सॉलिड मैट को सेलेक्ट करना है। देयर आर टू ऑप्शंस, दो ऑप्शन, क्योंकि सॉलिड मैट की यहाँ कोई सेटिंग नहीं मिलती है तो दो ऑप्शन है जिससे आप इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। वन इज कंट्रोल शिफ्ट वाई, ये शॉर्टकट है सॉलिड सेटिंग्स में जाने का। आप फिर से वही प्रीवियस सेटिंग्स में जाएंगे, ठीक है। अब कंट्रोल शिफ्ट वाई ये शॉर्टकट है। दूसरा, आप लेयर में जाइए और यहाँ पे आपको सॉलिड सेटिंग्स ऑप्शन मिलता है। तो आपने जो भी सॉलिड सेटिंग सेलेक्ट किया होगा उसी में सॉलिड सेटिंग्स में क्लिक कीजिए एंड देन यू कैन गो एंड चेंज एनी कलर यू वांट। सो आई एम जस्ट गिविंग फॉर दिस वर्क, आई एम जस्ट गिविंग दिस। मैं थोड़ा सा ब्लैक ब्लू कलर, डार्क ब्लू ऐड कर देता हूं ताकि मुझे कंट्रास्ट ज़्यादा मिले। ओके, ओके सर। राइट। शत्रु का क्वेरी है। हाँ हाँ अंकुर पूछिए। सर एक क्वेश्चन और था सर, हम्म। कि जैसे मैं रेंडर कर रहा हूँ ना, तो सर वो मतलब बहुत अटक अटक के चल रहा है, वो एकदम स्मूथ नहीं चल रहा है ओके, वीडियो बनने के बाद ऑल फाइनल राइट, आउटपुट। ऑल तो ऐसा राइट, ऑल राइट। हाँ तो वो ऑलरेडी मतलब वो जबकि वो कैसे क्लियर करेंगे अपन, है ना। हाँ, वो 32 MB का भी बन रहा है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि छोटा फाइल है, फाइल भी अच्छी बड़ी बन रही है, हम्म। उसके बाद भी अटक रहा है। मैंने एक बार थोड़ा सा और रिजोल्यूशन बढ़ाने की कोशिश की, हम्म। क्वार्टर की जगह हाफ किया, लेकिन वो फिर भी मतलब अटक रहा था और 150 MB की फाइल बन गई थी। ओके, ऑल राइट। तो ये सिचुएशन कैसे रिजॉल्व करें, एक क्वेरी ये है। हाँ सर। और अपना शत्रु का क्वेरी ये है कि सर जब हम वर्क करते हैं वर्क डिलीट हो जाता है तो फिर से कैसे लाएं। ठीक है। अच्छा। ठीक है। सबसे पहले तो शत्रु का एक क्वेरी सॉल्व कर देते हैं। शत्रु आपका जो क्वेरी है उसके लिए आपको क्या करना होगा मालूम। आपको जब भी आपका वर्क, सबसे पहले तो सेव कर लीजिएगा वर्क को, ठीक है, कि आपने उसको बराबर रखा हुआ है। दूसरा, आपको अपने वर्क का प्रोजेक्ट बना लेना चाहिए, राइट। नॉट फ्रॉम हियर, बेसिकली वीडियो रेंडरिंग, कलर, ऑडियो, एक्सप्रेशन, इधर नहीं। आपको इसको क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट बना लेना चाहिए। तो उसमें क्या होगा कि आपके प्रोजेक्ट में ही सारी चीज़ें सेव होती रहेंगी। बट मान लीजिए अगर आपने सेव नहीं किया है और तब आपका डिलीट हुआ है, राइट। सो लेट मी जस्ट फाइल इंपोर्ट प्लेस होल्डर्स। ये जो हम लोग बना रहे थे कलेक्ट फाइल, सारा कुछ एक उसमें डिपेंडेंसी, ये चीज़ कर सकते हैं सेव करके। देन यू कैन पुट एवरीथिंग इनसाइड ऑफ वन।
तो कोई भी फोल्डर में उसको सेव कर दीजिए, तो इट विल बी सेव्ड ओवर हियर, सो दैट आप उस डायरेक्टली पूरी फाइल उसमें चली जाती है। अब आपको एक चीज़ ज़रूर मैनुअली करना होगा। अगर आपकी फ़ाइल चली जाती है तो एक इसका कोई चांसेस वैसे बहुत कम होते हैं, ठीक है, बट इसका एक चांस आपको मिलेगा, वो होता है कि आप अपने स्टार्ट मेन्यू में जाएं और यहाँ पे टाइप करें TEMP, जो उसका स्टार्ट मेन्यू है ना, गुड मॉर्निंग, TEMP टाइप करें, टेम्प फोल्डर, राइट, और उसमें जाना है आपको टेम्प फोल्डर में। ओके, टाइप दिस %temp %, ठीक है, ये टाइप कीजिए। %temp% में आपको यहाँ पे जो रिसेंटली आप वर्क कर रहे थे वो फाइल्स आपको यहाँ मिलेगी, ठीक है। अगर आपने सेव नहीं किया है तो, अगर आप सेव करे हैं आपने तो आपको ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे मिलेगी, बट यहाँ पे आपको वो फाइल्स मिलेंगी जिन पे रिसेंटली आप वर्क कर रहे थे, तो आपको वो ढूंढना पड़ेगा इन जगहों पे कि वो फाइल कहाँ है। माइंड करें, याद रखें कि ये फाइल्स टेम्पररी फाइल्स हैं, तो अगर सिस्टम जैसे बंद होने के बाद आप चालू करके ढूंढते हैं तो कुछ ही समय तक आपको ये मिलेगा, मे बी 1 दिन तक के लिए रखता होगा या आधे दिन के लिए या 2 घंटे के लिए, बट सिस्टम इसको रिमूव कर देता है फिर बाद में, है ना। तो आप अपने रन पे जाइए और वहाँ टाइप करिए %TEMP temp, ठीक है, और % टाइप कीजिए तो ये फोल्डर आएगा। यहाँ आपको एक चीज़ मिल सकती है। दूसरी चीज़, जनरली जो आर्टिस्ट नॉर्मल करते हैं, एक तो ये कि आफ्टर इफेक्ट का क्या बोलते हैं, ऑटो सेव ऑप्शन रहता है, जिसमें आप यहाँ पे देखेंगे ऑटो सेव आपको मिलेगा। एडिट में जाके, प्रेफरेंसेस में जाके आप ऑटो सेव क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको देता है सेव एवरी 20 मिनट्स, अपने हर 20 मिनट में आप इसको सेव कर सकते हैं। और ये जो है कस्टम लोकेशन आप बता सकते हो यहाँ पे कि कौन सी लोकेशन पे आपको एक्चुअली सेव करना है, ठीक है। एक तरीका क्या हुआ, जब आपने सेव ही नहीं किया है, कोई ऑप्शन नहीं था, तो आप %temp% में जाके आपने ढूंढ लिया, ठीक है। दूसरा चीज़, एक तरीका है कि भाई आप पहले से ही ऑटो सेव ऑन कर दीजिए, लोकेशन आप बता दीजिए। नहीं तो यहाँ पे जो नेक्स्ट टू प्रोजेक्ट दिखा रहा है, इसका मतलब जहाँ पे भी आप प्रोजेक्ट सेव करते हैं उसी के बगल पे ये एक और ऑटो बैकअप फाइल बना लेता है। आप इसको बंद भी कर सकते हो कि भाई सेव ही मत करो, और ये भी ऑन रख सकते हो कि जब भी रेंडर क्यू हो तब भी सेव कर लो, और कितने अधिक से अधिक सेव बनाने हैं, ठीक है। तो आप जब इसको ऑन रखोगे और हर एक 20 मिनट में इसको 15 कर दीजिए, 10 मिनट कर दीजिए, कि हर एक 10 मिनट में अपने आप फाइल को सेव करेगा, ठीक है। और यहाँ पे जहाँ पे आपने प्रोजेक्ट बनाया है, सेव जहाँ पे किया है वहाँ देख लीजिए, और या फिर नहीं तो कस्टम लोकेशन अलग बना लीजिए कि इस जगह पे मेरे इस प्रोजेक्ट के बैकअप ही बैकअप आते रहेंगे, राइट। अभी जैसे बाय डिफ़ॉल्ट मेरा कौन सा है जो मैंने वहाँ से बना लिया था, अंकित मार्टिन VFX वीडियोस के अंदर AE क्लास 03, ये फोल्डर है मेरा बाय डिफ़ॉल्ट फोल्डर जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है। सी के अंदर, डॉक्यूमेंट्स के अंदर, एडोब आफ्टर इफेक्ट और इन सब चीज़ों के अंदर पे यहाँ पे मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप देख सकते हो। ये समझ आया, राइट? यस सर। हाँ, अब इसके बाद ये दो चीज़ें हो गई आपकी, एक तो ऑटो सेव हो गया, आपने ऑन कर दिया, एक आपने ये ऑन कर दिया, ठीक है। एक मैनुअल तरीका भी होता है जो प्रोफेशनल करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग ऑटो सेव करके छोड़ देते हैं। प्रोफेशनल तरीका भी होता है जिसको फाइल क्या बोलते, अरेंजमेंट भी बोल लीजिए, या फाइल अरेंज जो प्रोफेशनली किया जाता है जनरली, उसमें किस तरीके की चीज़ें करते हैं। तो वो बेसिकली क्या करते हैं, सेव अ कॉपी करके बैकअप बनाते जाते हैं। जैसे हमारा AE फोल्डर है तो उनका नाम कुछ इस तरीके का रख देते हैं,
बैकअप 05, सॉरी बैकअप ए रख लेंगे, 01 रख लेंगे, और फिर हर एक जब भी उनको समय मिलता है या हर एक प्रोजेक्ट सेटिंग के बाद लास्ट में वो बैकअप बी कर लेंगे, बैकअप सी कर लेंगे, और ऐसे करके रखते हैं। ये कहाँ काम आता है? ये आपके लिए तो काम आएगा ही आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपको आपके लिए काम आएगा, लेकिन इसका काम एक और जगह में बहुत अधिक आता है, और वो होता है जब मॉड्यूलर वे में काम करते हैं, यानी जब दूसरे लोग आपके इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे होंगे, अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट है और उसमें और मल्टीपल लोग काम कर रहे होंगे, तो उनको अगर मान लीजिए आपके आगे बाद बैठने वाला उस सॉफ्टवेयर में अगर उससे कुछ गड़बड़ी आ गई, तो उनको बैकअप ढूंढने में आसानी जाएगी, और वो सीधा इस बैकअप में जाके उसी स्टेप से आगे कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, वो उसको सेव करके एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो आप प्रोसीजरल वे भी कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे प्रोसीजरल वे है, और आप या फिर डायरेक्टली अपना ये बना सकते हैं। तो ये 3 ऑप्शंस हैं जो कि जनरली लोग करते हैं। अब शत्रु अगर किस्मत ही खराब है तो कुछ नहीं कर सकते, है ना। अगर फाइल करप्ट हो गई सेव करते समय, तो उसका इलाज जो है कि आप अपने बैकअप के पीछे वाले, यानी 2-3 बैकअप के पीछे जाके फिर आप उसको चालू कीजिए, तो लिंक फिर शायद आपका ख़राब नहीं होगा। ऐसे चांसेस बहुत ही रेयर होते हैं, लेकिन कई बार हो जाता है, तो देन वी हैव टू हैव अ ऑनलाइन बैकअप एज वेल। आपको ऑनलाइन बैकअप भी रखना चाहिए। ओके, तो 2-3 चीज़ें हैं, दैट इज़ द थिंग। अब अंकुर का हमारा एक और डाउट था, जो अंकुर क्या डाउट था, जरा थोड़ा सा रिवाइंड कराएंगे? मैं हाँ हाँ। सर, एक्चुअली जब वो कर रहे हैं, रेंडर मार रहे हैं, तो उसका जो वो है ग्लिच वीडियो आ है, वो रहा है। अटक अटक के चल रहा है। ओके, हाँ हाँ, अटक राइट। अटक के चल रहा है, थोड़ा सा तो स्मूथ नहीं है वो। एग्जैक्टली तो अंकुर का इशू ये हो रहा है कि जब भी अंकुर रेंडर कर रहे हैं अपने वीडियो का, तो जब भी रेंडर लगाते हैं, तो रेंडर के वक्त भी और रेंडर के बाद जो वीडियो भी निकलता है, नो मैटर व्हाट द साइज इज, वीडियो ग्लिच करता है वीडियो में। सर रेंडर के हाँ हाँ। सर रेंडर करते वक्त नहीं होता, वो स्पीडली हो जाता है रेंडर, ओके लेकिन ओके, वो उसके रेंडर बाद वो बराबर हो अटकता रहा है। है, लेकिन आउटपुट जो आ रहा है वो आउटपुट वो सही नहीं आ रहा आउटपुट सही नहीं आ रहा है। ओके, ऑल राइट। तो इसको क्लियर करने के लिए 2-3 चीज़ें डिपेंडेंसी है। लेट्स सी कि मेरे पास ये एक रेंडर है 10 सेकेंड का, और हम लोग यहाँ पे चलिए एक रेंडर लगाते हैं, एंड देन विल सी कि सेटिंग्स में कहाँ पे इशू हो रहा है, क्योंकि प्रीवियसली कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास प्रीवियस बराबर है। लेट्स गो टू composition, add to render queue, right? Let's control M is also the shortcut for it. Yeah, in composition, by being in a composition, go to add to render queue, it is added. Okay, now errors only रख रहे हैं। आउटपुट में हम क्या सेटिंग्स रख रहे हैं? हमारा जो AVI वगैरह सब सिमिलर रहता है ना फॉर्मेट? हाँ सर। ओके, लेट्स सेव दिस वन, देन हम थोड़ा सा लॉसलेस में पहले हम आपकी उसको चेक कर लें कि जो सेटिंग्स आप रख रहे हैं उसमें कहीं इशू तो नहीं है। और यहाँ फॉर्मेट में हम H.264 सेलेक्ट कर रहे हैं या क्विक टाइम, दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर रहे हैं ना? क्विक टाइम कर रहे हैं सर। क्विक टाइम कर रहे हैं, ओके। एंड पोस्ट रेंडर एक्शन वगैरह कुछ नहीं कर रहे हैं ना अभी आप? वीडियो आउटपुट पे हम जाएंगे, डेप्थ मल्टीप्लाई, इसमें कुछ और है नहीं, फॉर्मेट ऑप्शंस में बाकी और कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं ना? नहीं नहीं सर। ओके, बाकी सब वैसे ही है। देन बाकी ओके, लेट्स गो टू बेस्ट सेटिंग। यहाँ पे कोई चेंजेस हैं क्या कि सिमिलरली सेम है? क्वालिटी बेस्ट पे, रेजोल्यूशन फुल पे, डिस्क कैश रीड ओनली, देयर इज नो प्रॉक्सी इफेक्ट, सोलो स्विचेस, गाइड, और कोई चीज़ नहीं है ना? सिमिलरली पूरा सेम है सेटिंग।
ओके, एंड देन लेट्स रेंडर दिस वन। पहले एक रेंडर हम लोग भी निकाल लेते हैं। हम्म? नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर रेंडर में रेंडर से बग्स वगैरह रिमूव नहीं होते। रेंडर केवल एक प्रोसेस होता है जिसमें आप कॉम्पोजिशन में जो भी बदलाव किए रहते हैं उसका फाइनल आउटपुट वो निकाल के देता है। तो वो उन्हीं चीज़ों को कैलकुलेट करेगा। तो ग्लिचेस अगर आ रहे हैं तो मे बी वो कॉम्पोजिशन के वक्त आ रहे हैं, और या फिर इनकी जो सॉफ्टवेयर की सेटिंग्स होंगी उनके थ्रू आ रहे हैं। सो लेट मी जस्ट सी। सबसे पहले हम लोग ने जहाँ पे, लेट्स गो टू क्विक एक्सेस एंड सी, हमारा कॉम्प जो है वो यहाँ बना हुआ है। एक चीज़ बता दूँ, जो हमारा आफ्टर इफ़ेक्ट है, आफ्टर इफ़ेक्ट में जो फाइल्स निकलती है वो जनरली बड़ी ही होती हैं। अगर ज़्यादा फाइल निकल रही तो मे भी हो सकता है कि हमने अपना वर्क्स पाथ जो है वो ट्रिम नहीं किया हो, या फिर वैसे वो रॉ फाइल्स जो निकालता है वो जीबीज़ में ही निकालता है। उसके बाद उसकी एक एनकोडर लगता है जिससे वो लाइट वर्जन में आता है। अभी हमने सिंपल उसमें निकाला हुआ है कि वो हम लोग आफ्टर इफेक्ट के अंदर ही वो एनकोडर होता है। तो हम लोगों ने बेसिकली उसको हमने एक नॉर्मल रेंडर के थ्रू निकाला है। मैं यहाँ पे एमओवी में मूवी प्लेयर में प्ले करके देखते हैं हमारा, सो वेदर इट ओके, लेट्स गो टू ओपन विथ इन क्विक टाइम प्लेयर। ओके, अब ग्लिचेस के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, अगर ऐसा आपको लग रहा है वीडियो प्ले तो हो रहा है लेकिन वीडियो करेक्टली प्ले नहीं हो रहा है, रेंडर के समय स्मूथ रेंडर रहता है, राइट? ओके, सो एक चीज़ है कि आप प्रेफरेंसेस में जाके यू कैन एक्चुअली डू समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू योर मीडिया एंड डिस्क कैश। आप इस पर क्लिक कीजिए, और अगर ये इशू है तो मे बी हो सकता है कि वीडियो रेंडर करते समय कुछ आ रहा हो। सो यहाँ पे एम्प्टी डिस्क कैश कर दीजिएगा एक बार, इससे लाइट भी हो जाएगा सॉफ्टवेयर आपका। दोनों चीज़ों को क्लीन कर देंगे, क्लीन कैश डेटाबेस और एम्प्टी डिस्क कैश, इसको ओके करेंगे तो मेमोरी कम हो जाएगी। तो रेंडर मेमोरी में आप ज़्यादा दे सकते हैं, एक ये प्रॉब्लम हो रही होगी। दूसरा, या तो आप फाइल में जाइए, एक्सपोर्ट में जाइए, और देखिए आपके पास ये है क्या, ऐड टू मीडिया एनकोडर। अभी तो शायद सिस्टम में नहीं बैठे होंगे। हाँ नहीं, अभी सर अभी सिस्टम नहीं। पे नहीं हूँ मैं, ओके मोबाइल से ही देख। ओके, नो इश्यूज। तो आप एक्सपोर्ट में जाके ऐड टू एडोब मीडिया एनकोडर क्यू सेलेक्ट कीजिएगा। ऐड टू रेंडर क्यू का मतलब होता है जो आफ्टर इफेक्ट का रेंडरर होता है, जो कि कैलकुलेशन करेगा, वो प्रोसेस करता है वीडियो को। मीडिया एनकोडर जो है ये एक थर्ड पार्टी प्लगइन है। ये जनरली अभी आफ्टर इफेक्ट के सारे सीसी वर्जन्स में, प्रीमियर के वर्जन्स में फ्री में मिलता है। प्रीवियसली क्या होता था, प्रीमियर के वर्जन में फ्री होता था, आफ्टर इफेक्ट में नहीं होता था। तो हम लोग को आफ्टर इफेक्ट से वीडियो निकाल के हैवी वाला 2 GB 3 GB का वीडियो ले जाके फिर मीडिया एनकोडर में ले जाना होता था। तो अभी अगर वर्क में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप एडोब मीडिया एनकोडर क्यू को सेलेक्ट कीजिए। ये ना एक छोटा सा आपको डायलॉग बॉक्स देगा,
जिसके थ्रू आप वर्क कर सकते हैं। तो हमने बेसिकली एक एनकोडर ऑन किया है। it takes a bit more time to load and then work. और सर स्मूथली इसमें वर्क करने के लिए कितना जीबी मतलब रैम होना चाहिए अपना इसमें सिस्टम पे? आफ्टर इफेक्ट का एक चीज़ मैं बता दूं कि आफ्टर इफेक्ट तो बहुत मतलब जितना रैम खिलाइए उतना कम है, बट एक जो इसका बार है रिकमेंडेड बार वो 8 GB का है। अगर आप सॉफ्टवेयर को स्मूथली चलाना चाह रहे हैं तो 8 GB रैम आपको चाहिए है टू द रनिंग पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर। लेकिन अगर आप इसमें इफ़ेक्ट और ये सब चीज़ें डालते हैं और इसका रेंडर सिस्टम ठीक मतलब तेज़ करना चाहते हैं, कोई भी अदर प्रॉपर्टीज़ जिसमें दूसरी सॉफ्टवेयर भी यूज़ होते हैं, तो आपको एक SSD लगेगा इसके साथ। नहीं, मेरे सिस्टम पे है, SSD है जी और 16 GB का रैम है। जी 16 GB का रैम है और आपका। हाँ, जी जी, तो और वो एसएस भी है, ग्राफिक्स कार्ड भी है। ग्राफिक कार्ड में लेकिन इससे प्रोसेसर जैसे i3 है तो इससे कोई दिक्कत तो नहीं ना? नहीं, ये ऐसा ज्यादा सस्ता देखिए प्रोसेसर ऐसा कोई इशू नहीं होता है आफ्टर इफेक्ट में, क्योंकि कोर मेमोरी जो है, कोर मेमोरी 3D सॉफ्टवेयर ज़्यादा खींचते हैं, आपके ये वाले पोस्ट प्रोडक्शन नहीं खींचते। तो मे बी ये होगा कि आपने इंस्टॉल तो SSD में किया है ना आफ्टर इफेक्ट? हाँ, SSD पे ही मेरा चल रहा है, मतलब उसी पे ओके, मैं सी उसी ड्राइव है, उसी में प्रोग्राम सारे रन हो रहे हैं। सारे के सारे रन हो रहे हैं। वो एक मैं सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा अगर आपके कुछ हैवी ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर होंगे ना, जो उनको आप अपने HDD में शिफ्ट कर दीजिएगा, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट जो है वो रैम के मामले में बहुत हॉगिंग है। हम्म हम्म, मतलब उसको थोड़ा सा हार्ड डिस्क में नहीं, स्पेस कम ही रहता है मेरे सी हाँ ड्राइव जी, में, अच्छा अच्छा, क्योंकि उसमें बाकी सॉफ्टवेयर हैं सब, जी तो जी इस वजह जी, से उसमें स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा हो जाती है। स्पेशियस है। राइट राइट, हाँ, आई अंडरस्टैंड। आपका कहना है कि मेरा मेरा ये कहना है कि क्या है कि जब हार्ड डिस्क या SSD जो है, वो दोनों ही जब भी एक खाली रहेंगी या स्पेस उनकी बेटर उसमें रहेगी, तो उसमें से सॉफ्टवेयर मेमोरी जो इंटरेक्शन है वो जल्दी कर लेता है। अभी क्या है कि ओके, अगर हम SSD को खाली रखते हैं और उसमें केवल आफ्टर इफेक्ट डाल देते हैं, तो प्रोसेस जो अभी हमारी सारे सॉफ्टवेयर्स के साथ चल रही है वो उससे थोड़ा सा स्पीड तेज़ हो जाएगी। तो जनरली जो पोस्ट ओके। प्रोडक्शन के सिस्टम्स हैं उनमें आपका रिकमेंडेड से अच्छा है। बस प्रोसेसर जो i5 मांगता है उसमें आपका प्रोसेसर बस i3 है। जो अभी के डेवलपमेंट है उसमें i5 बस मांगता है, बट i5। हाँ, बट वो 3D के डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनके लिए जनरली असर होता है, क्योंकि 3D में कोर स्ट्रेंथ ज़्यादा लगती है, रैम स्ट्रेंथ कम लगती है। लेकिन मतलब ये 9th जनरेशन का है जी अभी जी, i3, हाँ, नहीं तो तो वो कोई प्रॉब्लम अपडेट। नहीं है। बस ये है कि अभी क्या जनरेशन थोड़ी सी जो CC जनरेशन है वो रेकमेंड कर रही है, मैं मतलब उनकी कंपनी का बता रहा हूँ कि इट इज़ लाइक ओके, i5 जो लोग रेकमेंड करते i5 हैं। में। जी, बट ऐसा नहीं है कि हम लोग ओके, प्रीवियसली उसमें नहीं चला सकते या आगे वाले उसमें इशू हो। सो मेन ये है कि जो आपको पोस्ट प्रोडक्शन के जितने भी सॉफ्टवेयर मिलेंगे वो रैम, SSD और GPU मेमोरी पे डिपेंड करते हैं, कोर को ज़्यादा खींचते नहीं हैं। रेंडरिंग में ही बस उनका कोर खिंचता है, अदरवाइज वर्किंग में कोई कोर नहीं खिंचता। और जब हम 3D में जाते हैं तो 3D सॉफ्टवेयर्स में क्या होता है, क्योंकि व्यू पोर्ट 3D है, रन टाइम रेंडर हो रहा है, तो इसमें क्या है, कोर स्ट्रेंथ चाहिए होती है। तो उस समय फिर कोर ज़्यादा होना चाहिए सिस्टम में, और रैम और ये सब चीज़ों पे इफेक्ट कम होता है। GPU और कोर मांग लेता है 3D सॉफ्टवेयर, माया, मैक्स, ब्लेंडर जैसे सॉफ्टवेयर्स के लिए। ओके सर। राइट, सो ऐसे मतलब बिल्ड हम लोग को करना पड़ता है जब इसके लिए करते हैं। सो नाउ ये मीडिया एनकोडर आपके सामने ओपन है। मान लीजिए हो सकता है कि हमारा जो आफ्टर इफेक्ट का रेंडर है वो स्किप कर दे रहा हो रेंडरिंग को, कोई भी कारण हो सकता है, मेमोरी हैवी हो जा रही हो, डिस्क कैश, जैसे अभी मैंने आपको बताया डिस्क कैश खाली ना हो, तो जैसे ही डिस्क कैश भरता होगा उतने समय वो उसको रोक देता है या स्किप कर देता है फ्रेम को। तो ऐसा कुछ इस सिचुएशन हो सकती है, तो उसको खाली करके एक बार ट्राई करके देखिए। नहीं होता है तो मीडिया एनकोडर में ट्राई करिए, एडोब मीडिया एनकोडर में,
ये सिंपल सॉफ्टवेयर जो है केवल वीडियो की रेंडरिंग के लिए है। तो ये अच्छे से आपके वीडियो को रेंडर कर देगा, लाइट वेट में क्वालिटी भी बरकरार रख सकते हैं। तो इसमें ध्यान देने वाली चीज़ें बस ये है कि यहाँ पे आपको आउटपुट फाइल मिलती है, यहाँ पे आप फाइल आउटपुट जहाँ पे भी आपको चाहिए है वहाँ निकाल सकते हो। जैसे अंकित मार्टिन VFX AE5, ओके, सेव कर देंगे। NTSC एनकोडर का कि आफ्टर इफेक्ट का? नहीं तो वैसा ही तो है जैसा प्रीमियर में सेव करते हो। फोटोशॉप और आफ्टर इफेक्ट में अंतर बहुत है। फोटोशॉप इज अ प्री प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर, आफ्टर इफेक्ट पोस्ट प्रोडक्शन का है ना। सो यहाँ पे अब जैसे ही हम लोग आएंगे तो देखिए यहाँ पे हमको वही सेटिंग्स मिलेंगी जो कि आपको रेंडर सेटिंग्स में मिलती थी, है ना। तो यहाँ पे वैसे एनकोडर के आप सब चीज़ चेंज कर सकते हैं, कहाँ से सेव करना है आपको, आपने कौन सा फॉर्मेट रखा है, NTSC डेफिनेशन रखा है हमने, और यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कौन सा वाला यूज़ कर रहे हैं। AVI अनकम्प्रेस्ड मत कीजिएगा, साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप AVI यूज़ कर सकते हैं। H.264 ज़्यादा बेटर है अगर आपको मिल रहा है तो क्विक टाइम से, क्योंकि H.264 फिर आप मल्टीपल प्लेयर्स में चला सकते हैं। क्विक टाइम क्या है, थोड़ा सा क्विक टाइम प्लेयर ही मांगने लगता है। फिर जैसे आप अभी मेरे में देख रहे थे, इशू हो रहा था कि वो प्ले नहीं हो रहा है और क्विक टाइम प्लेयर में ही प्ले हुआ। तो H.264 कर देंगे तो दैट वुड बी MPEG-4 फॉर्मेट निकलता है, जो कि ज़्यादातर प्लेयर्स में एक्सेप्टेबल होता है, चलता है। एक्सपोर्ट अभी हमारे में ऑडियो नहीं है तो ऑडियो को कम कर देंगे तो इससे भी मेमोरी बचेगी। एक्सपोर्ट वीडियो में रहेंगे। और यहाँ पे नीचे पे देखिए आप साइज कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए यूज़ मैक्सिमम रेंडर क्वालिटी लिखा है, उसको चेक कर दीजिए, ठीक है। और एक और चीज़, लेट मी जस्ट ड्रैग दिस अप, इसको थोड़ा सा हम फैला लें ताकि आप ये देख पाएँ कि बेस्ट वीडियो सेटिंग्स के अंदर पे यहाँ पे सबसे नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम बिट रेट मिलता है। ये एक्चुअली आपके फाइल साइज को कंट्रोल कर लेता है। तो आप चाहो तो इसको बढ़ा दोगे, तो लेट्स से कि हमने बढ़ा दिया, टारगेटेड बढ़ा दिया, मैक्सिमम बिट रेट फुल कर दिया, और यहाँ पे हमने टारगेट बढ़ाया तो नाउ वी कैन सी कि 54 MB पहुँच गया है ना। तो व्हाट्सअप वगैरह के लिए, वीडियो के लिए यहीं से आप कंट्रोल कर लेते हैं कि भाई 65 से ऊपर नहीं जाना चाहिए या 60 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो आई एम लाइक 59, और बाकी और कुछ नहीं देना है हमको, केवल हमको यही सेटिंग करनी है। एक H.264 देना है, दूसरा कॉम्पोजिशन कहाँ पे सेव होगा वो देना है, तीसरा मैक्सिमम बिटरेट में आके मैक्सिमम बिटरेट कर दीजिए। ऑडियो सेटिंग्स वगैरह अगर आपको नहीं चाहिए है तो मत करिए ऑन, वो आप बाद में भी चेंज कर सकते हो, एंड ओके कर दीजिए। सारी सेटिंग्स होने के बाद आपको यहाँ पे रेंडर दे रहा है स्टार्ट क्यू, एंटर शॉर्टकट है, आप दोनों ही चीज़ें दबा सकते हैं, फटाफट वो वीडियो रेंडर करके आपको दे देगा। यहाँ पे पूरा वीडियो का प्रीव्यू दिखा देगा, ठीक है। इट विल शो यू द सेम, डायरेक्टली फाइल साइज पे क्लिक कर दीजिए, इट विल शो यू लाइक दिस। अब इसको भी वो प्ले नहीं कर रहा है, सो लेट्स गो टू ओपन विथ। वो मेरे इनकोडर का इशू होगा कि जो उस समय प्ले नहीं हो रहा है। आपके में ट्राई करिएगा, आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपके में चालू हो जाएगा वो, क्योंकि मेरे सिस्टम में क्या होता है, बहुत बार हम लोग कोडेक्स के साथ ऊपर नीचे करते रहते हैं, क्योंकि क्लासेस चलती हैं तो पोस्ट प्रोडक्शन की भी चलती है, प्रोडक्शन की भी चलती है, तो हमको दोनों चीज़ों को टॉगल करना पड़ता है। तो मे भी होगा कि मैंने प्रीवियस क्लास में चेंजेस किए होंगे, तो इसलिए अभी वो प्लेयर वर्क नहीं कर रहा है। राइट, सो क्विक टाइम प्लेयर में इट विल वर्क, आपके मोबाइल फ़ोन्स वगैरह में इन सब चीज़ों में काम कर लेगा। MPEG-4 जो है वो आजकल सभी प्लेयर्स में चलता है। सो एक बार एनकोडर से ट्राई करके देखिए, अगर मान लीजिए हमारा आफ्टर इफेक्ट का रेंडर काम नहीं कर रहा है तो। बस एक चीज़ है, मीडिया कैश को खाली कर लेंगे, ये तो हम लोग, हाँ जी, राइट।
और एनी अदर क्वेरी? अच्छा, शत्रु का एक क्वेरी है, मेरा सिस्टम बहुत स्लो चलता है और वर्क फिर इधर उधर हो जाता है सर, फिर वर्क शुरू से स्टार्ट करना पड़ता है। एक क्वेश्चन ये। दूसरा क्या है, जैसे कि एक लेयर में वर्क कर रहा हूँ और ऑटोमेटिक दूसरे लेयर में चला जाता हूँ और फिर उसी में वर्क हो जाता है। ओके, लेयर अगर मान लीजिए, चलिए ऊपर वाला और नीचे वाले दो क्वेश्चन अलग अलग लग रहे हैं, इवन दो आप उसको एक ही साथ बोल रहे हैं, बट है वो अलग अलग। ऊपर वाला जो क्वेश्चन है कि मेरा सिस्टम बहुत स्लो चलता है और वर्क इधर उधर हो जाता है, फिर वर्क शुरू से स्टार्ट करना पड़ता है, तो इसके लिए दो आदत बना लीजिए। एक तो ये कि एडिट में जाके हर बार वर्क की प्रेफरेंसेस में, क्योंकि आप सिस्टम पे मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप नया कुछ लगाओ या कुछ और एक्स्ट्रा बढ़ाओ, वो आपके बजट के ऊपर है, आप जितना बढ़ाना चाहें उतना बढ़ाइए। बस एक आदत बना लीजिए, मीडिया एंड डिस्क कैश पे जाइए, यहाँ से आप दोनों को एम्प्टी कीजिए ताकि एक तो वैल्यू ख़त्म हो जाए। यहाँ पे मैंने 38 GB का दिया हुआ है, तो 38 GB से ज़्यादा की कैश नहीं मिलेगी इसको, यानी मेमोरी नहीं मिलेगी। आप बढ़ा सकते हो, जितना बढ़ाना हो बढ़ा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जितना कैश बढ़ा दोगे वहाँ ऐड होता जाएगा टेम्पररी फोल्डर में। अब क्या होता है, कई बार आप भूल जाते हैं टेम्पररी फोल्डर खाली करना, तो पता चला आपने पूरी मिस कैश फुल कर दी आफ्टर इफेक्ट से और आपका फोटोशॉप काम नहीं कर रहा। फोटोशॉप बोल रहा है डिस्क स्क्रैच एरर आ रहा है, डिस्क स्क्रैच एरर आ रहा है, तब आपको वो टैम्प से जाके डिलीट करनी पड़ती है, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट शुरू नहीं होता उसके बाद, है ना, इतना हैवी कैश हो जाता है। तो इसलिए इसको लिमिट में रखिए, 10 GB 20 GB जितना आपके पास स्पेस देना चाहें उतने रखिए। ठीक है, तो एक तो ये आदत बना लीजिए, एम्प्टी डिस्क कैश और क्लीन डाटाबेस एंड कैश, इसको ऑन करके मतलब क्लियर कर लीजिए। दूसरी आदत ये बनाइए कि एडिट में जाके पर्ज भी कर सकते हैं ऑल मेमोरी एंड डिस्क कैश, यानी जहां पे भी आफ्टर इफेक्ट कोई मेमोरी टेम्पररी यूज कर रहा होगा उस पूरे को वो गायब कर देगा। अभी देखिए यहाँ पे वो बता रहा है 38.9 MB कहीं यूज हो रही है, तो आप उसको रिमूव कर दो। ओके, पर्ज से क्या होगा, पर्ज सेटिंग वापस नहीं आती, एक बार डिलीट हुआ तो सब कुछ डिलीट हो जाएगा, यानी क्या, वर्क नहीं, जो टेम्पररी आप काम कर रहे थे ना वो वापस वापस उसमें से कुछ नहीं कर सकते। पर्ज मतलब पर्ज, ये फोटोशॉप में भी होता है, इसमें भी होता है। अगर फोटोशॉप की कोई फाइल ऐसी होगी तो उसमें भी एडिट में जाके पर्ज में जाइए, ऑल कर दीजिए, ऑल पर्ज हो जाएगा। तो ये मेमोरी सेव करने के लिए आफ्टर इफेक्ट से। दूसरी चीज़, अपने सिस्टम्स की मेमोरी जो है उसको क्लीन अप करिए। हो सकता है आपका जो सी ड्राइव या डी ड्राइव, जिस भी ड्राइव में आपका सॉफ्टवेयर डला है उस ड्राइव में रेड कलर का डेंजर जोन आ गया हो, आप सारी चीज़ें उसी में डाल रहे हैं। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा ग्रीन जोन पे रखिए या ब्लू मतलब ब्लू जोन पे रखिए। बेसिकली विंडोज़ जो है वो ब्लू दिखाता है ना उसका आइकॉन, कि आपका फ्री स्पेस ज़्यादा है, तो कम से कम 100 स्पेस आपका कितना है वैसे, सिस्टम का स्पेक कितना है शत्रु, स्पेसिफिकेशंस कितनी है, कौन सा कोर है, 4 GB रैम है, ठीक है, हाँ 4 GB रैम है। प्रोसेसर कौन सा लगा है, हम्म, ब्लर हो गई तो ओके, ऑलराइट। तो शत्रु, आपको जो ये नहीं पता है वो मैं बता देता हूँ कि आप क्या करिए, अपने कंप्यूटर में जाइए और यहाँ पे आप अपना क्या बोलते हैं दिस पीसी सेलेक्ट कर लीजिए, है ना, ऐसा दिस पीसी लिखेंगे तो ये आ जाएगा। राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में चले जाइए, तो आपको क्या है ना, सिस्टम का मेमोरी बता देगा। मेरा जो जैसे यहाँ देखो प्रोसेसर लिखा हुआ है AMD Ryzen 5 6 कोर प्रोसेसर है, मेन कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है 3.20 गीगाहर्ट्ज में। ठीक है, अगर ये आपका i3 भी दे रहा है, i2 भी दे रहा है, या बोलते हैं ना क्वाड कोर भी दे रहा है, डुअल कोर भी दे रहा है, अगर ये इतना दे रहा है तो दैट मीन्स यू आर, आपका सॉफ्टवेयर चलेगा।
इंस्टॉल्ड मेमोरी रैम, ये रेकमेंडेड है, रेकमेंडेड यानी मिनिमम रिक्वायरमेंट मैं बोलूँगा। आफ्टर इफेक्ट या पोस्ट प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट इतना है, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं आप। कोर मेमोरी, इंस्टॉल्ड मेमोरी रैम 8 GB आपका होना चाहिए। यहाँ 4 दिखा रहा होगा आपके में शत्रु, और इससे लेना देना नहीं होता है अभी के लिए, क्योंकि आपका सॉफ्टवेयर वैसे भी चल रहा है, तो दैट मीन्स ये इसी पे चल रहा होगा। अगर ये कम होता तो ये चलता ही नहीं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें देख लीजिए, कोई ग्राफिक मेमोरी अगर डली है कि नहीं है। ग्राफिक कार्ड डला है तो कौन सा डला है, तो डिवाइस मैनेजर में जाइए, यहाँ ऊपर में डिवाइस मैनेजर होता है, इधर पे जाइए और डिस्प्ले अडाप्टर सर्च कीजिए। इसमें बताता है कौन सा डला है। मेरे में AMD फायर प्रो W2 100 डला है। ऐसे कुछ वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये बता दूं कि ये रेकमेंडेड नहीं है, बहुत ही सस्ता होता है। AMD फायर प्रो W2 100 सस्ता होता है इन द सेंस ये बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, ग्राफिक्स थोड़े वो करते, तो मैं रेकमेंड नहीं करता पर्सनली। बट आप चाहें तो क्या बोलते, ये है कि सस्ता है, इट्स चीप एंड इट्स कंफर्टेबल टू वर्क विथ। अगर आप आधे घंटे 1 घंटे के बाद सिस्टम रीस्टार्ट करते हैं तो AMD का ले सकते हैं ये वाला। वो सिस्टम जलाता नहीं है कभी, मालूम, सिस्टम में जो, उसके लिए आपको बहुत अलग लेवल के काम करने होंगे। जब आप देखिए क्या होता है कि सिस्टम के अंदर ये एक डाउट है हर्ष का, कि भाई हमने सुना है कि कई बार ऐसे काम होते हैं जिसमें सिस्टम जो है वो जल जाता है ना। तो ये आपके लिए नहीं है, मैं आपको बता दूं कि प्रोसेसर ही एक ऐसी चीज़ होती है सिस्टम के अंदर जो कि सेल्फ में अगर उसको कूलिंग नहीं मिलेगी तो वो जल जाएगा। तो वो प्रोसेसर सबसे ज़्यादा कब खींचता है, आपके रेंडरिंग के समय में सबसे अधिक मेमोरी खींचता है और सबसे ज़्यादा सिस्टम पावर खींचता है। जब आप ग्राफिक कार्ड इससे, तो जब 3D की रेंडरिंग होती है, सिमुलेशन की रेंडरिंग होती है, तब वो आपको खतरा रहेगा। आफ्टर इफेक्ट में नहीं होता, क्योंकि अगर आपका आफ्टर इफेक्ट में या कोई भी इतना जनरेट करता है ना हीट, प्रोसेसर में इनबिल्ट ये चीज़ रहती है कि प्रोसेसर सिस्टम रीस्टार्ट कर देता है बिना पूछे, अगर उसकी हीट से अधिक होता है। केवल 3D रेंडरिंग और जो सिमुलेशन रेंडरिंग होती है, जब वो होता है तब प्रोसेसर या आपके सिस्टम को खतरा, उसकी लाइफ खिंच जाती है, क्योंकि वो सब मेमोरीज एक साथ खींच लेता है ना। आफ्टर इफेक्ट में ऐसा नहीं होता है, आपका प्रोसेसर जल नहीं सकता आफ्टर इफेक्ट से, क्योंकि क्या होता है कि जैसे ही प्रोसेसर में ये रहता ही है कि जैसे ही ओवर हीटिंग होती है तो उस तुरंत सिस्टम रीस्टार्ट कर देता है। तो वो डर आप निकाल दो कि कभी आप जलाओगे उस चीज़ को, है ना। रही बात शत्रु, आपके सिस्टम को ज़रूर थोड़ा सा ज़रूरत है अपग्रेड करने की, बट मैं नहीं कहूँगा कि आप अपग्रेड कीजिए, वो आपके बजट के ऊपर, आपको जब लगे आप बढ़ाना हो आप बढ़ा लीजिए। बट आप अभी भी वर्क कर सकते हो आफ्टर इफेक्ट में। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ें, मीडिया कैश वगैरह खाली कर लीजिए, पर्ज करते रहिए थोड़ी थोड़ी देर में, और कोशिश करिए आपके सिस्टम में बाकी जिस जगह पे आफ्टर इफेक्ट है उस जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्टवेयर मत डालिए, उस जगह को खाली रखिए, है ना, उसको एम्प्टी रखिए, ताकि आप वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जब आफ्टर इफेक्ट की रेंडरिंग करेंगे तो बहुत सारा गार्बेज कलेक्ट हो जाता है ना, जब रेंडर होता है तो। ठीक है, पहला क्वेरी तो ये था। दूसरा क्वेरी आपका ये है कि जैसे ही एक लेयर में वर्क करता हूँ ऑटोमेटिक दूसरे लेयर में चले जाता हूँ। देखिए सिंपल है, आप क्या करिए, जैसे मैं यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ सॉलिड्स में, या मान लीजिए रोड्स में काम कर रहा हूँ, इसमें एनिमेशन तय कर रहा हूँ। अब पता चल रहा है मैं क्लिक किया उसको मूव कराने के लिए और मैंने सॉलिड्स को मूव करा दिया और वो एनिमेट हो गई, है ना। तो इस चीज़ को मैं कैसे ठीक करूँ? तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए जब आप रोड पे काम कर लेते हैं ना, तो उसके सामने लेयर पे देखिए लॉक सिस्टम दिया रहता है, आप लॉक क्लिक कर दीजिए। तो अब क्या होगा, आप रोड को कभी सेलेक्ट नहीं करेंगे, बाकी सब चीज़ें सेलेक्ट हो सकती, रोड सेलेक्ट नहीं होगी। या फिर आपको बैकग्राउंड नहीं चाहिए तो बैकग्राउंड को लॉक कर दीजिए। अब आप गाड़ी ज़रूर सेलेक्ट कर लेंगे लेकिन बैकग्राउंड नहीं सेलेक्ट कर पाएंगे। तो ये लॉक सिस्टम बहुत ही सिंपल है। आफ्टर इफेक्ट में इसके अलावा एक और चीज़ मिलती है जो इसमें आप वर्क कर सकते हो, एंड दैट इज़ योर सोलो सिस्टम।
ये जो सिस्टम है सोलो हाइड्स ऑल नॉन वीडियो। मान लीजिए आप अगर रोड पे काम कर रहे हैं, रोड्स पे काम कर रहे हैं, तो आप फिर रोड पे क्लिक कर दीजिए तो आपको केवल रोड की ही लेयर नजर आएगी और कोई लेयर नजर नहीं आएगी। तो दिस इज फॉर आइसोलेशन ऑफ द पर्टिकुलर लेयर, लेयर को आइसोलेट कर देता है। आपको केवल रोड पे ही काम करना है तो इसको ऑन कर दीजिए और रोड पे काम करते रहिए। पोजीशन कीज एंड एवरीथिंग, पोजीशन कीज वगैरह अगर लगाना है तो आप कहीं पे भी लगाइए, मतलब पी शॉर्टकट है वैसे, बट आप किसी भी ट्रांसफॉर्म में जाइए और आपको यहाँ पे की ऑप्शन मिलेगा। और की तब भी नहीं लगेगी, की लगेगी यहाँ से। ये जो आपको दिख रहा है, जिस भी प्रॉपर्टी की आफ्टर इफेक्ट के अंदर जिस भी प्रॉपर्टी के आगे आपको ये मिलता है, इसका मतलब है कि आप उस जगह पे एनिमेशन डाल सकते हैं। तो आपको उसको ऑन करना है, जैसे ही ऑन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट की लग जाएगी, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इट्स अ रोड 1 है ना, रोड वाला है, तो मैंने रोटेशन पे क्लिक किया तो एक की लग गई। अब रोटेशन को मैं आगे करूंगा तो यहाँ पे देखो रोटेशन की वैल्यू के आगे की लग गई, है ना। अब मैं रोटेशन को चेंज कर दूंगा तो रोटेशन अपने आप एनिमेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो स्टॉप वॉच यहाँ दिख रही है आपको, यही की लगाती है। इस स्टॉप वॉच को क्लिक कर दोगे दोबारा तो एनिमेशन 0 हो जाएगा, जितना भी आपने एनिमेट किया हुआ है वो सब 0 हो जाएगा और आपकी पोजीशन लास्ट की जो भी आपने लगाई हुई थी उस पे सेट हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है? राइट। और कोई डाउट? जी अंकुर। और सर नहीं, एक डाउट है लेकिन मेरे को लग रहा है टाइम तो नहीं लग जाएगा उसमें, कोई मेरे बात पास नहीं, प्लीज थोड़ा हाँ समय पूछिए, कम है। देन और अगर सर हुआ तो हम लोग कर पाएंगे। हाँ। जैसे सर मैंने मान लीजिए आधे आधे सेकंड पे वो बना लिया अपना, ये पूरा कंपोजिशन तैयार कर लिया। उसमें अपन ने बीच बीच में मतलब 3 इमेजेस भी लगा ली, फिर एक ग्राफिक्स भी आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि वो, मुझे ये लग रहा है कि पूरा का पूरा स्लो है, मतलब सभी का मिल के एक साथ स्पीड थोड़ा सा मतलब और ज्यादा टाइम पे उसको ले जाना है। ओके। जैसे मैंने सेकंड का बनाया है, उसको मेरे को 15 सेकंड करना है, तो मैं कैसे करूंगा? ओके, देखिए इस चीज को क्वेरी ये है कि मान लीजिए एक कंपोजिशन आपने बनाया, उसमें सब एनिमेशन सब कुछ आपने सेट किया हुआ है। अब सिचुएशन ये है कि आपको ये लग रहा है कि मैंने 10 सेकंड का बनाया हुआ है, मुझे 15 सेकंड में सिमिलर एनिमेशन करना है, मतलब मुझे कुछ नया नहीं करना है, मुझे उसी को स्ट्रेच करना है। अगर इन टर्म्स ऑफ बोला जाए तो मुझे वो स्ट्रेच करना है, तो इसमें राइट नहीं, कॉपी पेस्टिंग नहीं, हमें एक्चुअली वो, हाँ हमें उसको स्ट्रेच करना, मतलब हो सकता है कि आपने जो कीज लगाई वो 3-3 सेकंड की लगाई थी, आपको लग रहा है कि नहीं 3 सेकंड बहुत अर्ली हो रहा है, मुझे 6 सेकंड करना था और अभी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसको 2 तरीके से हम कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारी ये गाड़ी चल रही है, राइट, मैं इसको कार पे लगा देता हूँ, इसको सोलो कर देते हैं कार को, सो दैट हम केवल कार देखेंगे। नाउ कार में मेरा जो एनिमेशन लगा हुआ है, मुझे लग रहा है कि ये एनिमेशन थोड़ा सा फास्ट हो रहा है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट गो टू पर्टिकुलर पोजीशन, हो सकता है मेरे पोजीशन पे लगा हो या रोटेशन पे, जिसमें भी लगा है। एक तरीका तो मैनुअल है, इस पे मैं पूरा सेलेक्ट करूंगा। लेट्स जस्ट से कि मैं 3 फ्रेम पे मैं बना रहा था, 1 2 3, ठीक है, 3 फ्रेम पे बना रहा था। मैंने जैसे बताया था प्रीवियसली आपको 15 सेकंड के लिए इसको करना है, तो आप सबसे पहले तो कॉम्पोजिशन को 15 सेकंड का कर लीजिए। कॉम्पोजिशन सेटिंग्स, यहाँ पे जाके इसको 10 का 15 कर देते हैं, ठीक है, ये 10 का 15 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आपको चाहिए है कि भाई मेरी कीज जो हैं वो स्ट्रेच हो, मेरा कॉम्पोजिशन ना बढ़े, है ना। अगर ये चाहिए कि मुझे 10 सेकंड में ही एनिमेशन स्लो चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इनको सेलेक्ट करूंगा, कीज को ऑल्ट दबाऊंगा और कीज को ड्रैग कर दूंगा आगे। तो आप देखिए कीज के बीच में
गैप बढ़ता जा रहा है। अब ऑल्ट 15 प्रेस करके इसको बढ़ा देंगे। ऑल्ट प्रेस करके आप ड्रैग कर दीजिए। तो अभी क्या होगा कि देखिए प्रीवियसली हमारी जो कीज थी वो कितनी पास पास थी और बाद वाली जो है वो बढ़ गई जी आगे। जी जी। ठीक है, ये स्लो हो गया। भले ही रेंडर जो है वो हमारा हम यहीं तक रखेंगे, है ना, रेंडर हम यहीं तक रखेंगे। तो अब भले ही एनिमेशन की इस पूरे में लगी थी, हम पूरे को सेलेक्ट करके उसको ड्रैग कर देते, बोलना चाहिए अगर 10 सेकंड का है तो 20 सेकंड का कंपोजिशन कर लिया और सबको सेलेक्ट करके आखिर तक ड्रैग कर दिया। तो आप मतलब 2 into 2% या 200% बोलना चाहिए, आपने स्लो कर दिया वीडियो को, दुगना स्लो कर दिया, है ना। तो पूरे को सेलेक्ट करके आप ड्रैग कर देंगे 20वें सेकंड तक और हम्म कहाँ पे टायर जो है, टायर तो हमने स्लो कर दिया है ना, सोलो कर दिया है, ऑफ कर देंगे। और टायर का एनिमेशन जो है, हाँ वो एक्चुअली में फॉलो कर रहा है मेरी गाड़ी को, मैंने पेरेंट और चाइल्ड लिंकिंग बताया था ना, तो वो फॉलो कर रहा है गाड़ी को। अब देखो उसके बीच का बाउंस आपको नहीं मिल पाएगा। जहां मैंने मैनुअल एनिमेशन किया है वहीं पे मैनुअल रहेगा। तो आप ऐसे स्ट्रेच कर सकते हो, एक तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका ये है जो कि आप डायरेक्टली इस पे राइट क्लिक कीजिए, मैं इस पे बाद में भी और डिटेल में बताऊंगा, बट एक ऑप्शन आपको बता दे रहा हूं विच इज टाइम। टाइम में जाके टाइम स्ट्रेच कर दीजिए। टाइम स्ट्रेच कर देंगे तो आप उस पर्टिकुलर लेयर को दुगनी तरीके से प्ले कर सकते हैं। लेट मी जस्ट ऐड दिस पर्सन। ठीक है, तो टाइम स्ट्रेच कर देंगे, इसको मैं 200% कर दे रहा हूं। तो देखिए मेरा 10 सेकंड का कॉम्पोजिशन 20 सेकंड का हो गया। कॉम्पोजिशन नहीं, लेयर, मेरी जो लेयर है वो 100% 10 सेकंड के बजाय 20 सेकंड तक चलेगी। ओके कर देंगे तो अब उसका सारा एनिमेशन जो है वो 200% के हिसाब से चलेगा, यानी कि स्लो चलेगा, दुगना स्लो चलेगा सब एनिमेशन। ठीक है, तो ये और अगर हम सर सारी सारी लेयर्स को सिलेक्ट कर लेंगे और राइट क्लिक करके वहां जाके टाइम स्ट्रेच करेंगे तो भी हो जाएगा। तो भी वही चीज होगी वो इसमें। पूरा का पूरा टोटल मतलब जाएगा। डेफिनेटली इसमें लेयर ग्रुप भी होता है, लेयर ग्रुप करके फिर उसके बाद उस एक सर्टेन लेयर को आप डबल कर दीजिए, वो भी कर सकते हैं। तो खैर दैट विल बी कम ऑन लेटर ऑन क्लासेस, है ना। तो अभी सिंगल ओके लेयर्स में काम करेंगे एंड देन फिर हम मल्टीपल लेयर्स में काम करेंगे, एक साथ मल्टीपल लेयर्स पे वर्क करेंगे। ठीक है, ओके ठीक है। सो और सर हाँ हाँ पूछे पूछे। कल कल सर वो वीडियो वीडियो नहीं आया था कल का, हाँ और मैंने आज का ये भी। अपलोड कर दिया है वीडियोस जो है, बस आप लोग को ठीक है क्या बोलते हैं मेल भर करना रहेगा मुझे ये, सो दैट विल बी आफ्टर माय ठीक है, आज क्लासेस। का भी कल कर हाँ देंगे। आज आज का भी मैं अपलोड लगा देता हूँ। ओके ओके सर। ओके, थैंक यू ओके सो मच, दैट्स इट फॉर थैंक टुडे। ओके, टेक केयर, बाय बाय। ओके सर, बाय बाय। बाय 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 बाय।